मुफ्त के वादे पर सियासी घमासान मचा हुआ है। और खबर यह है कि कांग्रेस नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो जिस तरीके से सामने आया, उसके बाद से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। अब तो सीधे प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से 7 सवाल पूछे हैं। और इस खबर से जुड़ा हर अपडेट अब आपके सामने होगा, क्योंकि पहली ब्रेकिंग न्यूज है कांग्रेस की चुनावी गारंटी पर पीएम मोदी के हमले को लेकर। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट लिखा, झूठे वादे करना आसान लेकिन पूरा करना मुश्किल। वे लोगों के सामने बेनकाब हो गए हैं। तो कांग्रेस की फ्री गारंटी पर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये जान लीजिए। कांग्रेस की गारंटी पर पीएम ने क्या कहा है। दरअसल पीएम ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस लूट में व्यस्त है, स्कीम वापस लेने की तैयारी है। हिमाचल में कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। तेलंगाना में किसानों को वादे पूरे होने का इंतजार है। कांग्रेस के झूठ से जनता को सावधान रहना चाहिए। कांग्रेस को पता है कि वादे करना तो आसान है, लेकिन पूरा करना कठिन है। पीएम मोदी के हमले के बाद अब खड़गे ने भी किस तरीके से जवाब दिया, एक और लेटेस्ट न्यूज, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का पीएम मोदी को जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट लिखा, खड़गे ने पीएम मोदी से 7 सवाल पूछे और 100 दिन की योजना सस्ता पीआर स्टंट बताया है। अब सीधे इंफॉर्मेशन वॉल का भी रुख करेंगे, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस फ्री गारंटी विवाद है क्या, तो हम आपको यह भी आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले 7 सवाल देखिए जो खड़गे की तरफ से पूछे गए हैं, क्योंकि खड़गे ने पीएम मोदी से सवाल के तौर पर यह पूछा कि बेरोजगारी दर 45 लाख के उच्चतम स्तर पर, हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का आखिर हुआ क्या। दूसरा सवाल, घरेलू बचत 50 साल के निचले स्तर पर और बहुत हुई महंगाई की मार का क्या हुआ। तीसरा सवाल, 10 साल से सत्ता में हैं, अच्छे दिन का क्या हुआ। चौथा सवाल, कुछ भी बनाने का वादा करते हैं, विकसित भारत का क्या। पांचवा सवाल, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाले वादे का हुआ क्या। छठा सवाल, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में रैंक गिरी, देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ। वहीं 7वां सवाल, सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान का क्या हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब कर्नाटक सरकार की योजना की समीक्षा पर बयान दिया तो उस पर विवाद शुरू हो गया। आइए समझते हैं ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि कांग्रेस गारंटी विवाद को लेकर के खड़गे ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की, शक्ति गारंटी की समीक्षा पर खिंचाई की। खड़गे ने कहा, ऐसे वादे करो जो बजट के अनुसार हो। शक्ति गारंटी कर्नाटक में कांग्रेस की 5 गारंटियों में एक है और योजना में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का वादा किया गया था। अब आपको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की वो बातचीत दिखाते हैं जिसके बाद इस विवाद की शुरुआत हुई। ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಾಗ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದೆ 5, 6, 10, 20 ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಆ ಬಜೆಟ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿವಾಳಿ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಡಕ್ ಮೇಗಿಲ್ಲ। और अब इस पूरे मामले में बीजेपी बेहद आक्रामक है। पीएम मोदी के अलावा दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी कांग्रेस पर जबरदस्त हमला किया है। आइए दिखाते हैं किसने क्या कहा है। और हमारी सरकारों ने जो योजनाएं करी, चाहे वो लाडी लक्ष्मी योजना हो या बाकी हो, फिस्कल प्रूडेंस देखकर करते हैं, तभी वो जमीन पर उतरता है और चलता है। खटाखट नहीं होता। तो खड़गे साहब, जो आपको इस उम्र में ये ज्ञान आया, तो इस ज्ञान के लिए आपका अभिनंदन। इस वक्तव्य के बाद खड़गे साहब कृपया करके आप देश से माफी मांगिए। राहुल गांधी खुद परेशान है खड़गे जी से। राहुल गांधी चुप तो ऐसे चीजों में रहते ही हैं, और खुद परेशान हैं खड़गे के पोल खोलने से कि खटाखट मत करो, फटाफट जनता सबक सिखा दे रही है।
चलिए, हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। और आमोद जी, जिस तरीके से यहां पर ये पूरा विवाद सामने आया, एक बयान के तहत जिस तरीके से फ्री गारंटी विवाद को लेकर बात कही गई, उसके बाद तो अब सवालों की फहरिस्त के साथ सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर बीजेपी को बैठे बिछाए एक ऐसा मुद्दा मिल गया है जिसको लेकर बीजेपी काफी समय से कांग्रेस पर हमला करती आ रही थी, और उसको खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब अपने मुंह से बात कह दी, तो बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा ऐसा मिला है जो 2 राज्यों के चुनाव के मध्य ऐसा बयान आया है जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होने हैं, वहां पे अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र भी आना है, और माना जा रहा था कि वहां भी जो वायदे होंगे वो लंबे चौड़े हो सकते हैं। और उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान बीजेपी को उन राज्यों में एक ऑक्सीजन देने का काम कर रही है, और बीजेपी उसको लेकर आगे बढ़ रही है। कल जिस तरह से बीजेपी इसमें आक्रामक दिखी, एक के बाद एक रविशंकर प्रसाद हो, गिरिराज सिंह हो, और अंत में प्रधानमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके जिस तरह से कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है, वो अपने आप में ये बताता है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र और झारखंड में, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर, मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान को लेकर जनता के बीच जाएगी और वहां अपना पॉइंट स्कोर करेगी और बताने की कोशिश करेगी कि जिस तरह से कांग्रेस की हिमाचल सरकार, कर्नाटक और तेलंगाना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे ही यहाँ भी जो प्रॉमिस किए जा रहे हैं और पूरे नहीं होंगे, और इसको लेकर बीजेपी आक्रामक और भी होगी। सुरभि जी, लेकिन इस बीच कांग्रेस की गारंटी पर प्रधानमंत्री के हमले के बाद जो सवाल अब खड़गे की तरफ से यहां पर पूछे गए, ये भी एक बड़ा सवाल, क्योंकि देखना होगा इनका अब क्या जवाब देखने को मिलता है, क्योंकि 6 सवाल यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से भी दाग दिए गए। आमोद जी, निश्चित तौर पर देखिए कांग्रेस की तरफ से भी सवाल दागे जाएंगे, लेकिन बीजेपी का जो तर्क है कि उनके राज्यों में जो भी वो वायदे करते हैं उसको पूरा करते हैं। और कल इस बात को रविशंकर प्रसाद ने प्रमुखता से स्थान दिया अपने वक्तव्य में, और उन्होंने कहा कि हम चाहे लाडली बहन योजना हो, या लोगों को 80 किलो मुफ्त अनाज देने की बात हो, या लोगों को टॉयलेट देने की बात हो, पानी देने की बात हो, हम अपने प्रोमिसेज को फिजिकल प्रूडेंस के साथ उन राज्यों के वित्तीय हालत को देखते हुए एक अपना एजेंडा बनाते हैं, और उसके बाद हम घोषणा करते हैं। जबकि कांग्रेस के राज्यों में ऐसा नहीं हुआ है, और ये बात गाहे बिगाहे सामने भी आती है। जिस तरह से हिमाचल में कर्मचारियों को परेशानी हो रही है, वहाँ सांसदों और विधायकों को सैलरी देने में परेशानी हो रही है, या वहाँ के कर्मचारियों को जिस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, तो बीजेपी इसको मुद्दा बना रही है। अपने राज्यों में बीजेपी ये कह रही है कि हम फिजिकल प्रूडेंस को देखते हुए ये बनाते हैं सारा खाका, और हम पूरा करते हैं, और राज्य को वित्तीय घाटा नहीं होता है। हालांकि अगर आप इसके अंदर जाएं तो सारे राज्यों में कहीं न कहीं एक भारी दबाव जरूर पड़ रहा है। जब से प्रीवी की शुरुआत हुई है, प्रीवाई जो है लोगों को देने की शुरुआत हुई है, तो इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, आर्थिक बोझ जरूर पड़ रहा है राज्यों पर, और सारे राज्यों को दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। सुरभि, शुक्रिया आमोद जी पूरी जानकारी के लिए। आपका आगे भी इस बारे में आपसे अपडेट लेंगे। और अब खबर महाराष्ट्र की राजनीति से है, जहां सायना एनसी पर शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत की विवादित टिप्पणी से सियासी पारा चढ़ गया है। सांसद अरविंद सावंत पर सीएम शिंदे का हमला। एकनाथ शिंदे ने कहा, अरविंद सावंत को लाडली बहनें चुनावों में सबक सिखाएंगे। बाला साहेब होते तो ऐसे बयान पर मुंह तोड़ देते। हे दुर्दैवी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये महिला भगिनींचा अपमान करणं हे खरं म्हणजे ज्यांनी केलं आहे, आता या लाडक्या बहिणी सगळे मिळून त्यांना घरी बसवतील, त्यांना योग्य ती जागा दाखवतील. बाळासाहेब असते आणि कुणी शिवसैनिकांना असं केलं असतं तर थोबाड फोडलं असतं. आणि म्हणून मी एवढंच सांगतो की या सगळ्या लाडक्या बहिणी मिळून त्या लाडक्या बहिणींचा अपमान करणाऱ्यांचा बदला घेतील आणि निवडणुकीमध्ये त्यांना कायमच्या घरी बसवतील. और शायना एनसी और अरविंद सावंत के बीच का ये पूरा विवाद क्या है ये भी जान लीजिए, क्योंकि शायना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ केस दर्ज कराया है। हालांकि अरविंद सावंत ने इस पर सफाई दी है। पूरा मामला क्या है जान लीजिए, क्योंकि शायना एनसी पर सांसद अरविंद सावंत ने विवादित टिप्पणी की, और अरविंद सावंत पर शायना एनसी को इंपोर्टेड माल कहने के आरोप लगे। विवादित टिप्पणी पर ही शायना एनसी ने मुंबई में एफआईआर भी दर्ज करवाई है, और अरविंद सावंत ने कहा शायना को लेकर टिप्पणी नहीं की। शायना एनसी
मुंबा देवी से शिवसेना शिंदे गुट की प्रत्याशी हैं और चुनाव से पहले शायना बीजेपी छोड़कर शिंदे गुट में शामिल हुई हैं। आपको बता दें अरविंद सावंत शिवसेना उद्धव गुट के सांसद हैं। आपको हम सुनाते हैं विवादित बयान को लेकर शायना एनसी और सांसद अरविंद सावंत ने क्या क्या कहा। सर्वप्रथम ये है एफआईआर का कॉपी। हम सब जानते हैं कि ये महाविनाश अघाड़ी महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। आज हम सब लक्ष्मी पूजन की बात करते हैं, लक्ष्मी पूजन का दिन है, शुभ अवसर है। अरविंद सावंत जी क्या कहते हैं कि आप इम्पोर्टेड माल है, माल यानी आइटम। 20 साल हुए हैं मुझे सार्वजनिक जीवन में। आप सब पत्रकार हो या कार्यकर्ता जानते हैं कि इस निष्ठा के साथ मैंने काम किया है। माँ मुंबा देवी की आशीर्वाद है। मैं महिला हूँ लेकिन माल नहीं हूँ, और हम जैसे प्रोफेशनल महिला हो, सक्षम महिला हो या कोई भी महिला, उनके प्रति आप अभद्र टिप्पणी करने वाले हैं तो ये एफआईआर दर्ज करके कानून अपना काम करेगी। पहले बयान तो देखो, बयान में मैंने उनका नाम भी नहीं लिया है, पहली बात। दूसरी बात है कि वहाँ हमारे कैंडिडेट खड़े हैं जो हमारे विकास आघाड़ी की कैंडिडेट। हमने बोला बाहर का कैंडिडेट नहीं चलता, यहाँ इम्पोर्टेंट माल नहीं चलेगा, तो फिर इसमें तुम्हें क्या लगने वाला है? क्या बात है बताओ, कौन सा शब्द गलत है? इतना बवाल करने का है, ये उनकी आदत है। तो जो खुद जिनकी पार्टी का कैरेक्टर ऐसे है वो दूसरों पे इल्जाम लगाए। शायना एनसीपी पर विवादित टिप्पणी मामले में अब एनसीडब्ल्यू की भी एंट्री हो गई है। बताया जा रहा है कि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजय किशोर राठौर ने विवादित टिप्पणी को अनुचित बताया है। एनसीडब्ल्यू ने चुनाव आयोग से बयान पर कार्रवाई की मांग की है। मुंबई पुलिस एफआईआर पर कार्रवाई करे, एनसीडब्ल्यू ने कहा। अब जानिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने बयान पर संज्ञान लेते हुए क्या कहा है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया किशोर का बयान सामने आया है। महिलाओं पर ऐसी विवादित टिप्पणी बेहद अनुचित है। जनप्रतिनिधि द्वारा महिलाओं पर बयान देना अस्वीकार्य है। महिलाओं की गरिमा का मुद्दा पार्टी राजनीति से परे है। मुंबई पुलिस से एफआईआर पर उचित कार्रवाई के लिए भी कहा गया है। साथ ही इलेक्शन कमीशन से ऐसे बयानों पर तुरंत एक्शन लेने की भी अपील की गई है। शायना एनसी पर विवादित टिप्पणी को लेकर अब सियासत कैसे गरमाती जा रही है, अलग अलग पार्टियों ने इस विवाद पर क्या कहा, सुनिए। बहुत ही भद्दा बयान अरविंद सावंत जी की तरफ से आया है, जो एक महिला के लिए उन्होंने कहा है, शायना एनसी के लिए, जो शिवसेना की कैंडिडेट हैं, और उनके लिए माल शब्द का इस्तेमाल करना, किसी भी महिला के लिए माल शब्द का इस्तेमाल करना क्या दर्शाता है? इंडी ब्लॉक के सारे नेता क्या सोचते हैं? क्या कहना है राहुल गांधी को, क्या कहना है प्रियंका गांधी को, क्या कहना है ममता बनर्जी को? अरविंद सावंत सीरियस और पुराने नेता हैं शिवसेना के। उनके द्वारा की गई टिप्पणी न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जानी चाहिए। उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन माफ़ी मांगने के सिवाय वो उसके बारे में मेरा कहना कैसा सही था ये बोल रहे हो, ये बहुत गलत है। आप क्या बोल रहे हैं? कौन सा वर्ड्स, माल, पुराना माल, नया माल, ऐसा वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, बहुत बुरा है। चुनाव के दौरान ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। हालांकि उनका कोई गलत इंटेंशन नहीं है। हम भी कह सकते हैं, कहते हैं भाई इम्पोर्टेड माल है, कहने का मतलब है कि पार्टी बदलने की बात होती है। और एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे का उद्धव ठाकरे पर हमला। उद्धव सीएम बनने के लिए कांग्रेस के साथ गए, कांग्रेस के साथ ना जाने को कहा था। शिंदे ने कहा उद्धव ठाकरे को बहुत समझाया। बाला साहेब कहते थे कांग्रेस से दूर रहो। और बात कश्मीर में फिर हुए आतंकी हमले की, जहां आतंकियों ने बडगांव में कायराना हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के बडगांव में आतंकी हमले को लेकर खबर यह सामने आई कि आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारी। गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकियों ने हमले को अंजाम दिया है और घायल दोनों मजदूर यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं।
तो कश्मीर में फिर आतंकी हमले को जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, आपको बता दें बडगाम में 2 गैर कश्मीरियों को आतंकियों ने गोली मार दी है और दोनों घायलों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। इस बीच आपको बता दें घायलों की पहचान यूपी के संजय और उस्मान के रूप में हुई है। 12 दिन में गैर कश्मीरी लोगों पर यह दूसरा हमला है और आतंकियों ने 7 लोगों की गोली मारकर भी हत्या की है। आतंकियों के निशाने पर गैर कश्मीरी लोग हैं। हालांकि आपको बता दें जम्मू कश्मीर में 16 दिन में जिस तरीके से बड़े आतंकी हमले हुए हैं, खबर अब आपके सामने, क्योंकि यहां आप जानिए कैसे 1 नवंबर को बडगाम में 2 गैर कश्मीरियों पर हमले को अंजाम दिया गया। उससे पहले 28 अक्टूबर खबर अखनूर से सामने आई जब सेना की एम्बुलेंस पर हमले को अंजाम दिया गया। और आगे 25 अक्टूबर को गुलमर्ग में सेना के काफिले पर हमला किया गया। वहीं 24 अक्टूबर को भी बारामूला में सेना की गाड़ी पर अटैक हुआ। 20 अक्टूबर को गांदरबल में टनल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे लोगों पर हमला हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 अक्टूबर को शोपिया में गैर स्थानीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और इरफान हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ, उनसे बात करते हैं। इरफान, कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं बीते 16 दिनों में, जिसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि एक बार फिर से प्रवासियों को टारगेट किया गया है। इसके बारे में आधिकारिक रूप से क्या जानकारी मिल पाई है? देखिए, बिल्कुल सही, जिस तरह आपने बताया कि पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पर एक बार फिर से आतंकी हमले देखने को मिले, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों पर एक के बाद एक हमले देखने को मिल रहे हैं। इस समय हम माजहामा इलाके में मौजूद है जो कि बडगाम ज़िले का इलाका है। ठीक मेरे पीछे जो ये आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, जल जीवन का प्रोजेक्ट है, इसी प्रोजेक्ट पर ये प्रवासी मजदूर काम कर रहे थे जब आतंकियों ने उन पर जो है हमला किया है। दोनों इसमें घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल भर्ती कर दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हैं ये पूरा प्रोजेक्ट का जो काम है, आयरन रॉड्स वगैरह जो सामान है वो पड़ा हुआ है, इसी पर वो काम कर रहे थे जिससे कि यहाँ के स्थानीय लोगों को जो है वाटर सप्लाई सही तरीके से मिले। लेकिन कुछ ही दूरी पर जो है उनका हालांकि रेंटेड रूम भी है, यहाँ से वो भागने के बाद, गोली लगने के बाद तो कुछ ही दूरी पर नीचे पड़े हुए हैं। उसके बाद यहाँ के रिहायशी जो लोकल लोग हैं उन्होंने उन्हें अस्पताल पहुँचाया है। तुरंत इस हमले के बाद इस पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने मैसिव सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया है। कुछ देर पहले फॉरेंसिक टीम, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद थी जो कि इस पूरे इलाके का जायजा ले रहे थे। इस तरफ दाईं तरफ मेरे कैमरा पर्सन दिखाए तो आप देख सकते हैं काफ़ी घना इलाका है, रिहायशी भी है, काफ़ी पेड़ पौधे हैं इस इलाके में, तो हसास इलाका भी है ये, क्योंकि इन इलाकों में अमूमन तौर पर सुरक्षा मौजूद नहीं होती है, तो सॉफ्ट टारगेट्स ये प्रवासी मजदूर इन इलाकों में बनते हैं। और ये चिंता का विषय भी अब बन चुका है कि जिस तरह एक के बाद एक जो हम अटैक्स है वो प्रवासी मजदूरों पर देखने को मिल रहे हैं। सेना पर भी आपने देखा गुलमर्ग बट्टपुरा इलाके में किस तरह एक बड़ा हमला आतंकियों ने दिया। मैं आपको एक अहम जानकारी दूं, TV9 भारतवर्ष को इंटेलिजेंस सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि 150 से 200 आतंकी बर्फबारी होने से पहले लॉन्च पैड्स पर मौजूद है और वो बर्फबारी होने से पहले इस और घुसपैठ करने का प्रयास करेंगे, इस तरह की जानकारी मिली है। वहीं लोकल युवाओं को सोशल मीडिया एप्स और अमूमन चाइनीज एप्स के जरिए रिक्रूट करने का भी प्रयास किया गया है, इस तरह की जानकारी पुलिस को मिली है और काफी सस्पेक्ट्स और OGWs को इस मामले में हिरासत में बिल्कुल इरफान, जो डिटेल्स आप दे रहे हैं, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं कि बड़ी प्लानिंग को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है घाटी में अशांति फैलाने के लिए। नजर आप आगे भी बनाए रखिएगा इरफान। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खबर महाराष्ट्र से है जहां कई शहरों में लगी आग की अब तस्वीरें सामने आई हैं और मुंबई और पुणे में देर रात आग का कहर भी देखने को मिला। मुंबई में 7 और पुणे में 19 जगहों पर आग लगी है। ज्यादातर जगहों पर आतिशबाजी की वजह से ही आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से देखते देखते हालात बिगड़ गए, क्योंकि आतिशबाजी के बाद ज्यादातर जगहों पर ये घटनाएं सामने आ रही हैं कि किस तरीके से आग की चपेट में मुंबई में 7 और पुणे के 19 इलाके हैं। और मुंबई के पास मीरा रोड में हादसा हुआ है। फर्नीचर की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। पटाखे फोड़ने की वजह से आग लगी है। अलग अलग जगहों से आ रही तस्वीरों में आपने मीरा रोड की तस्वीर देखी। अब मुंबई के कांदिवली में झुग्गी बस्ती में लगी आग की तस्वीर भी आपके सामने, क्योंकि भीषण आग में कई झोपड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। लोगों ने घरों से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई।
और वहीं मुंबई के अंधेरी में भी आग का तांडव देखने को मिला है। कबाड़ की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से 3 लोग झुलस गए। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। खबर पुणे से, जहां देर रात 19 इलाकों में आग की खबर आई है और आतिशबाजी के चलते अलग अलग सोसाइटीज में लगी आग की ये तस्वीर आपके सामने, जहां दमकल विभाग की तरफ से जानकारियां सामने रखी गई कि किस तरीके से इन बेकाबू आग पर काबू पाया गया और ये आतिशबाजी की वजह से अलग अलग सोसाइटीज से आग की कॉल थी। और अब बात पाकिस्तान की, जिसे अब उसके अपने दोस्त चीन ने एक्सपोज कर दिया है, वो भी ऑन कैमरा। चीन अब तक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को बचाता आ रहा था, लेकिन अब चीन ने खुद मान लिया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का गढ़ है। दरअसल पाकिस्तान ने अपने आयरन ब्रदर चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया था। उसे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग खुश होंगे, लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अचानक कुछ ऐसा कर दिया जो चीनी राजदूत को नागवार गुजरा और मंच से ही उन्होंने चीन की बखियां उधेड़ना शुरू कर दिया। हालांकि पाकिस्तानी आवाम इसकी वजह पीएम मोदी की कूटनीति को मान रहा है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान के पत्रकार, वहां की मीडिया के ये बयान शहबाज शरीफ के मुल्क में आने वाले नए भूचाल का ट्रेलर है। वो भूचाल जो गर्त में जा चुकी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। पाकिस्तान को एक ऐसे गड्ढे में धकेल सकता है जहां से जिन्नालैंड का वापस लौटना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा। पाकिस्तान आज तक जिसे अपना आयरन ब्रदर बताता रहा, अपना दोस्त, अपना शुभचिंतक कहता रहा, अब उसी चीन ने पाकिस्तान के आतंक की पोल खोलकर रख दी है और ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद के साथ चीन पाकिस्तान की दोस्ती आगे नहीं बढ़ सकती। नापाक रिश्तों में आई इस तलखी की वजह पाकिस्तान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति और 8 दिन पहले ब्रिक्स समिट में हुई इस मुलाकात को मान रहा है, जिसने पाकिस्तान के सबसे करीबी चीन को उसकी मुखालफत के लिए मजबूर कर दिया है। दरअसल चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है, वो भी खुले मंच से। पाकिस्तानी मीडिया द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक एक सेमिनार में चीनी राजदूत ने मंच से कहा, 6 महीने में 2 आतंकवादी हमले बर्दाश्त के काबिल नहीं है। पाकिस्तान सरकार को सभी चीनी विरोधी आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत है। चीनी अधिकारियों की सुरक्षा सीपैक के लिए बड़ी बाधा है। सुरक्षित वातावरण के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। दरअसल ये सब हुआ 29 अक्टूबर के दिन, जब पाकिस्तान ने चीन को खुश करने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसकी थीम थी चीन एट 75। सेमिनार में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग भी मौजूद थे, जहां पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार चीन पाकिस्तान की दोस्ती में लंबे चौड़े कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन भावनाओं में बहकर वो कुछ ऐसा बोल गए जो चीनी राजदूत जियांग जेडोंग को नागवार गुजरा। डार साहब चीन पाकिस्तान की दोस्ती की टींगे मार रहे थे, दावा कर रहे थे कि चाहे जो हो जाए, चीन पाकिस्तान से दोस्ती नहीं तोड़ सकता, साथ नहीं छोड़ सकता। लेकिन इस बीच जो हुआ उसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। चीन के राजदूत ने सभी प्रोटोकॉल तोड़कर पाकिस्तान की स्टेज से धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चीन एट 75 सेमिनार में पहले चीनी राजदूत जियांग जेडोंग ने लोगों को संबोधित किया। इसके बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने अपना संबोधन दिया। इसके बाद चीनी राजदूत राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए अचानक खड़े हो गए और पाकिस्तान में चीनी अधिकारियों पर होने वाले हमले को लेकर शहबाज सरकार को लताड़ लगाई। दोस्ती की कसम खाने वाले पाकिस्तान की इसे घर में सबसे बड़ी बेइज्जती माना जा रहा है और इसकी वजह भी वो खुद है। उसका पाला पोसा आतंकवाद है, उसकी नापाक नीतियां हैं जो अब उसी को डस रही हैं। दरअसल 6 महीने में कुल 2 बार चीनी अधिकारियों को निशाना बनाते हुए आतंकी हमले हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट के बाहर धमाका हुआ, जिसमें 2 चीनी अधिकारियों की मौत हो गई। इसी साल 26 मार्च को खैबर पख्तूनवा में आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स की मौत हो गई।
पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक 3 साल में चीनी अधिकारियों पर कुल 7 हमले हुए हैं, जिसमें 23 चीनी अधिकारियों की मौत हो चुकी है। साफ है, चीन को सीपैक के बदले चीनी अधिकारियों की जान गंवाना मंजूर नहीं। हालांकि कर्ज में डूबा पाकिस्तान अब भी दोस्ती की दुहाई दे रहा है और उसके पत्रकार पाकिस्तान का मखौल उड़ा रहे हैं। चीनी राजदूत ने जिस तरह ओपन मंच से पाकिस्तान की पोल खोली, उससे पाकिस्तान की हकीकत एक बार फिर दुनिया के सामने आ चुकी है। हालांकि इसे छिपाने के लिए पाकिस्तान अब भी नए नए हथकंडे अपना रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि YouTube वीडियो डिलीट करके वो अपनी बेइज्जती को छिपा लेगा, लेकिन अपने मददगार से टूटती दोस्ती और उसकी भारत से करीबी की बात पाकिस्तान में चर्चा का हॉट टॉपिक बन चुकी है। कैसे, वो आपको आगे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। पाकिस्तान गर्दन तक कर्ज में डूबा है, ऐसे में चीन उसका इकलौता सहारा है। लेकिन ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मीटिंग ने पाकिस्तान की फिक्र बढ़ा दी है। इधर भारत चीन करीब आ रहे हैं तो वहीं पाकिस्तानी आवाम अपनी सरकार को कोस रही है। कैसे पाकिस्तान में पीएम मोदी के नाम की गूंज है, इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में देखिए। ये चर्चा इन दिनों पाकिस्तान में आम है। कराची से लेकर लाहौर तक हर बाशिंदा पीएम मोदी और शी जिनपिंग के रिश्तों पर बात कर रहा है कि कैसे चीन भारत के करीब आ रहा है और पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। दरअसल रूस में हुए ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच द्विपक्षीय मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों के बीच सालों बाद गर्मजोशी देखी गई। ये मीटिंग करीब 1 घंटे तक चली। शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने करीब 5 साल बाद एक दूसरे से इस तरह मुलाकात की थी। कजान में जहां भारत और चीन करीब आते दिखे, वहीं पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। दरअसल ब्रिक्स का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान ने आवेदन किया था। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि चीन की मदद से वो समूह में शामिल हो सकेगा, लेकिन भारत के विरोध की वजह से पाकिस्तान को एंट्री नहीं मिली। अब पाकिस्तानी आवाम जहां चीन और भारत के सुधरते रिश्तों की वजह पीएम मोदी को बता रही है, वहीं अपने देश की सरकारों और उसकी दहशतगर्द नीतियों को कोस रही है। ब्रिक्स में मुलाकात के साथ ही 2020 से शुरू हुआ देपसांग और डेमचोक विवाद भी सुलझता जा रहा है। विवादित इलाकों से दोनों ही देशों के सैनिक पीछे हट चुके हैं। दीपावली के दिन दोनों देश के सैनिक एक दूसरे को मिठाई भी खिलाते हुए नजर आए। इसे भी पाकिस्तानी आवाम पीएम मोदी का करिश्मा बता रही है। चीन की भारत से बढ़ती नजदीकियों के बाद पाकिस्तान को डर सता रहा है कि अगर शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का साथ छोड़ा तो वो सड़क पर आ जाएगा। उसे दुनिया भर में कहीं से भीख तक नहीं मिलेगी। दरअसल मार्च 2024 तक पाकिस्तान पर कुल 130.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी कर्ज है, जिसमें से 67.2 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान ने चीन से लिया है। अगर चीन अपना ये कर्ज वापस मांग लेता है तो शहबाज सरकार को पूरे पाकिस्तान को चीन के सामने गिरवी रखने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि फटेहाल पाकिस्तान की 40% आवाम पहले से ही भूखे मरने के लिए मजबूर है। ऐसे में कर्ज चुकाना पाकिस्तान के लिए असंभव होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बांग्लादेश की बात करेंगे, जहां हजारों हिंदुओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। मोहम्मद यूनुस से की हिंदुओं को सुरक्षा देने की मांग, हिंदू नेताओं पर दर्ज देशद्रोह का केस वापस करने की मांग। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ एक बार फिर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक हिंदू सड़क पर उतरे हैं। करीब 30,000 से ज्यादा हिंदुओं ने चटगांव में एक चौराहे पर अपने हक की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान हिंदुओं ने कहा कि यूनुस के नेतृत्व में काम कर रही अंतरिम सरकार उन्हें सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रही है। हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है।
और बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। यूनुस सरकार के खिलाफ फूटा हिंदुओं का गुस्सा। 30,000 हिंदुओं ने चटगांव में प्रदर्शन किया है। हिंदुओं का आरोप है कि नई सरकार में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। 3 महीने में 2,000 से ज्यादा हिंदुओं पर हमले हुए। कट्टरपंथी इस्लामवादी तेजी से प्रभावशाली हो रहे। कई हिंदू नेताओं पर देशद्रोह के मामले भी दर्ज किए गए हैं। और बांग्लादेश में नहीं थम रहा हिंदुओं पर अत्याचार। खबर है कि इस्कॉन सचिव पर देशद्रोह का आरोप लगा है। झंडे के अपमान से जुड़ा है मामला। चिन्मय दास के पक्ष में हिंदुओं ने किया है प्रदर्शन। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं। 3 दिन पहले मोहम्मद यूनुस की सरकार ने एक अजीबोगरीब फैसला लिया। उस फैसले से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा का विरोध करने वाले चिन्मय दास की मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि अचानक से चिन्मय दास के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर लिया गया। बांग्लादेश में चिन्मय दास ब्रह्मचारी इस्कॉन ट्रस्ट के सचिव हैं। वो 3 महीने से लगातार हिंदुओं की सुरक्षा और हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। देश के अलग अलग इलाकों में जाकर हिंसा के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते 25 अक्टूबर को इसी तरह से एक प्रदर्शन चटगांव में भी हुआ था, जिसमें चिन्मय दास पर झूठे आरोप लगाए गए कि उन्होंने रैली में बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया। चिन्मय दास के साथ साथ 19 और लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। चटगांव पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शन के दौरान बांग्लादेश के राष्ट्रीय झंडे के ऊपर इस्कॉन का भगवा झंडा फहराया गया, जबकि चिन्मय दास ने बाद में इस मामले की पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने बयान जारी करके कहा कि रैली के दिन कुछ लोगों ने चांद तारे वाले झंडे पर भगवा रंग का झंडा फहराया था और चांद तारे का झंडा बांग्लादेश का राष्ट्रीय झंडा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि भगवा झंडा लगाने वाले कौन लोग थे उन्हें नहीं मालूम, लेकिन अगर कोई असामाजिक तत्व था तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते अब रुख करते हैं स्पेन का, जहां बाढ़ ने तबाही मचा दी है। स्पेन में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 205 से ज्यादा हो गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा तबाही वलेंसिया में हुई है। स्पेन में सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। रेस्क्यू टीम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बाढ़ ने स्पेन में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और ये देखिए एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं। स्पेन में बाढ़ का कहर, 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और कहा जा रहा है कि 50 साल में आई सबसे बड़ी त्रासदी है ये स्पेन में। स्पेन में हालात बिगड़ने की एक बड़ी वजह प्रशासन की लापरवाही को बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने बारिश आने से 12 घंटे पहले ही रेड अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अचानक आई बाढ़ से कई लोग संभल नहीं पाए और बाढ़ की चपेट में आ गए। लोग गाड़ियों के साथ बाढ़ में बह गए। ये देखिए स्पेन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। लोग अपना घर बार सब छोड़ने पर मजबूर हैं। देखिए चारों तरफ मलबा पसरा हुआ है। और अब आपको स्पेन में तबाही की 2 सैटेलाइट तस्वीरें हम दिखाते हैं। पहली तस्वीर बाढ़ आने से पहले की है और दूसरी तस्वीर बाढ़ के बाद की तबाही की है। देखिए बाढ़ से पहले स्पेन कुछ ऐसा दिखता था, ये एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, और बाढ़ के बाद देखिए क्या हालात है। चारों तरफ मलबा नजर आ रहा है। यहाँ बाढ़ से पहले देखिए स्पेन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन 50 सालों के बाद आई त्रासदी ने स्पेन को मानो बर्बाद करके रख दिया है। घर बार सब कुछ डूब गए हैं। चारों तरफ बड़े नुकसान की ये तस्वीरें जो हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त स्पेन में लोग कितनी परेशानियों से गुजर रहे हैं। और स्पेन में बाढ़ से तबाही मची है। बाढ़ ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 8 घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। स्पेन में 12 इंच बारिश साल भर में होती है। अचानक आई बाढ़ ने लोगों को संभलने का भी मौका नहीं दिया। मूसलाधार बारिश के कारण हालात बदतर हैं। कट ऑफ लो प्रेशर सिस्टम बाढ़ का कारण बताया जा रहा है। ठंडी और गर्म हवाओं के मेल से घने बादल बने। जानकारों ने ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार बताया। और स्पेन में बाढ़ और बारिश से लोगों का हाल बेहाल है और हर दिन लोगों की मौतें हो रही हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ का पिछले 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। वहीं ताइवान में तूफान का ऐसा कहर है कि लोगों को घर से बाहर निकलने से रोक दिया गया है। सड़क पर खिलौने की तरह बहती कार, कहीं घरों में कमर भर पानी, कहीं अस्पताल में पानी तो कहीं हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। ये तस्वीर स्पेन की, जहां विनाशकारी बाढ़ की वजह से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। बाढ़ का सबसे बुरा असर स्पेन के वैलेंसिया शहर पर दिख रहा है। खबर है कि इस शहर में 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।
जिनकी तलाश लगातार जारी है। सेना के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं और लोगों को अलग अलग इलाकों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इलाकों में हालात ऐसे हैं कि जहां तक नजरें जा रही हैं, तबाही तबाही दिख रही है। क्या सड़क, क्या घर, क्या मोहल्ला और क्या शहर, सब कुछ पानी में डूब गया है। स्पेन में अभी भी लगातार बारिश हो रही है। वैलेंसिया शहर में सिर्फ 8 घंटे में 12 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। वहां इतनी बारिश साल भर में होती है। स्पेन के मौसम विभाग का कहना है कि बाढ़ का 50 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। खबर है कि अभी भी लाखों लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने की कोशिश जारी है। सिर्फ स्पेन ही नहीं, ताइवान में भी मौसम के बिगड़े मिजाज से लोग परेशान हैं। भीषण तूफान के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एयरपोर्ट पर एक विमान लैंड करने का प्रयास कर रहा है, तभी तेज हवाओं के चलते विमान आसमान में उड़ान भरने पर मजबूर हो जाता है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। टाइफून कोंगरे नाम के तूफान की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। हालात ये है कि सड़क पर तेज रफ्तार पानी में कार बहती हुई दिख रही है। तो कुछ इलाकों में लोगों के घर गिर गए हैं, तो कहीं पूरी सड़क ही जाम है। फिलहाल भारी बारिश और तेज हवाओं के कारण लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। सरकार और प्रशासन की ओर से लोगों को हिदायत दी जा रही है कि फिलहाल बाहर ना निकलें, सरकारी आदेश का पालन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।